उनके स्टॉक प्राइस स्ट्रांग रहे हो इस फॉल में, अगर आप ये 2-3 मापदंड पे चलेंगे, मेरे को लगता है कि आप आज जो पोर्टफोलियो बनाएंगे वो साल भर के बाद आपको 50 टू 80 टू मे बी 200% रिटर्न देके जाएगी। क्या शानदार बात बोली आपने। इतने परेशान होने वाले माहौल में आपने ये बात बोली कि केयरफुली क्राफ्टेड पोर्टफोलियो अगर अभी बनाया जाए तो 1 से 1.5 साल में आपको ज़बरदस्त मुनाफा हो सकता है। ये मैं सबसे बड़ी चिंता जो बाजार की पिछले 18 महीने से जिसकी वजह से हम एक कंसोलिडेशन के पीरियड में थे, वो था इन्फ्लेशन। अब काफ़ी इन्फ्लेशन की चिंता थोड़ी कम हो गई है, क्रूड ऑयल नीचे आ गया है। आपने इसके भी सब्जेक्ट को काफ़ी डीपली देखा, क्या ये मैटर हैंडल्ड हो गया, क्या ये बीती बात हो गई है अब हमारे लिए? मैं इतनी जल्दी इसके ऊपर वर्डिक्ट नहीं देना चाहता हूं, बिकॉज हमने देखा है कि विदेशी सेंट्रल बैंक्स भी इस चीज पर थोड़े चूक गए। कहने का मतलब ये हुआ कि जेरोम पावेल का एक स्टेटमेंट था कुछ महीनों पहले के इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी, और वो उनको हॉन्ट करेगा उनके पूरे करियर एंड बियॉन्ड। क्योंकि एक सेंट्रल बैंकर ये बात कहे और उस पर इतनी बुरी तरह से रॉन्ग हो जाए। एक आम आदमी रॉन्ग होता है, हम जैसे रॉन्ग होते हैं, तो हम हजारों बातें सुनते सोशल मीडिया पे। तो एक सेंट्रल बैंकर जिसको कि हम मॉनेटरी पॉलिसी का एक भगवान मानते हैं, विधाता मानते हैं, वो अगर इतनी बड़ी बात कह के रॉन्ग हो जाए तो उन पर ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि उनको ये सब्जेक्ट का कितना ज्ञान है या कितना डेटा वो समझते हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज पे इन्फ्लेशन जो बहुत स्टिकी प्रूव किया है, वो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हमें डिक्लेयर करना चाहिए विक्ट्री के ऊपर। एंड आरबीआई भी थोड़ा कॉशियसली चल रहा है, यूएस सेंट्रल बैंक भी कॉशियसली चल रहा है, यूरोप ने भी अभी रेज किया, आपने देखा ईसीबी ने। तो जनरली स्पीकिंग इन्फ्लेशन इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ये रशिया यूक्रेन वॉर भी एक फैक्टर है, कंटिन्यूइंग फैक्टर है। जितनी जल्दी हमने सोचा था कि इसका रेजोल्यूशन हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। तो चीजें अभी स्थिर नहीं है, चीजें अभी सेटल नहीं है। तो अजय, मेरा मानना है कि इन्फ्लेशन अभी भी रियर व्यू मिरर में पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि आ चुका है। राइट। अच्छा, एक बात बताइए शंकर, आपने एक और बात ये कही है कि कई बार ना आपको शॉर्ट टर्म लॉसेस, शॉर्ट टर्म नियर टर्म अप्रोच को छोड़ के, भले ही वो एक बार को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, आपको हग कर लेना चाहिए इस तरह के सिचुएशन को, अगर लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा फ़ायदा दिख रहा है। क्या ये बाजार भी उसी तरीके का इस समय हो रहा है कि शॉर्ट टर्म पेन आपको मिलेगा लेकिन घटे हुए अच्छे स्टॉक हैं, जैसे आपने क्राइटेरिया पहले बताई, पोर्टफोलियो का पार्ट बनाएं और 1-2 साल का व्यू प्लस लेके काम करें, बाद में मज़ा आएगा? क्योंकि लोगों की हिम्मत ही नहीं हो रही है। मैं अभी एक बहुत बड़े फंड के एनुअल डे में गया था, वीक्यू डे, वैल्यू क्वेस्ट डे, और मेरे इतने करीब 700-800 बड़े इन्वेस्टर, एचएनआई, फैमिली ऑफिस सब आए थे। 100 में 99 लोग कॉशियस थे और सब फेंस सिटर्स हो गए थे। क्या ये समय अब फेंस पे बैठने वाला नहीं है, उतरना चाहिए बाजार में? बाजार में हमेशा ही उतर के रहना चाहिए। देखिए साहब, ये जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स का एक बड़ा फेवरेट है कि टाइमिंग द मार्केट इज नॉट राइट, टाइम इन द मार्केट इज राइट। ये ब्रॉडली बात सही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, एक त्रुटि है। त्रुटि ये है कि टाइम इन द मार्केट, लेकिन किस हिस्से में, मार्केट के कौन से एरिया में। शॉर्ट्स आप खेले बेशक, आप जीरो पे आप नहीं बैटिंग करते रहे 10 ओवर 20 ओवर, बिकॉज आप बॉक डाउन हो जाएंगे। तो आप, जैसे मैंने उसी ट्वीट में कहा था कि बॉक डाउन मत होइए, आप चुन के परख के खेलिए। लेकिन इस टाइम सिंगल्स लेने का डेफिनेटली टाइम है। बॉल को आप वर्क अराउंड करके एक ओवर में 3 रन बनाए, 4 रन बनाए, 2 रन बनाए, लेकिन कुछ रन बनने चाहिए, बाउंड्रीज में नहीं, सिंगल्स में। ये सिंगल्स वाला मार्केट आ चुका है, ये बाउंड्रीज वाला नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही इतना डिफेंस में उतर जाऊं कि मैं एक रन भी अगर फुल टॉस भी मिले तो मैं उसको वापस उसको खेल देता हूं टू द बॉलर। तो अगर मैं वो करने लगूंगा, then I'm not an investor. I need to be in the market, but choosing very carefully. And market में आप निकलने की बात ना करें, मार्केट में रहे बेशक। मार्केट में अगर पैसे आपके पास है, एक्स्ट्रा कहीं से आते हैं, तो बेशक डालें, लेकिन कहाँ डालें इसकी परख आज आपको ज्यादा करनी पड़ेगी बनिस्बत के एक रेजिंग बुल मार्केट है, जहां पर के मतलब कई तरह के शेयर अच्छे बुरे सारे कुछ चलते हैं। ये मार्केट हमें बड़ा चूजी होने पे मजबूर कर रहा है। जस्ट एज की डिफिकल्ट पिच पे बॉल को बिल्कुल चूज करना पड़ेगा, किस बॉल पे रन बनाओ, किस बॉल को छोड़ दो, किस बॉल को खेलो। तो बिल्कुल मार्केट में रहे, मार्केट से एग्जिट, मार्केट से साइडलाइन, ये मैं बिल्कुल ही नहीं रेकमेंड करूंगा।
सही कहा शंकर, आपने ये पूरा लास्ट 15-20 दिन में जो सिलिकॉन वैली बैंक मामला है, क्रेडिट स्विस मामला है, ये जैसे इरप्ट किया, एकदम पूरे दुनिया में उथल पुथल हो गई। उसके बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स साथ में जुट होके इस मामले को हैंडल करते हुए नजर आए। कहाँ एक छोटी सी रिसर्च कंपनी कुछ दिन पहले हमारे बैंकिंग सेक्टर पे, बिल एक्मेंस ऑफ द वर्ल्ड हमारे बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, उनका खुद का बैंकिंग सेक्टर काफ़ी हिल गया। आपने इस पूरे मैटर को कैसे हैंडल किया और हमारा बैंकिंग सिस्टम उसके कंपैरिजन में कैसा नजर आता है? देखिए, पहली बात है कि हमें मैं इतना जानता हूं कि चाहे बिल एक्मैन हो, चाहे कोई भी हो, दे आर इन्वेस्टर्स एंड दे हैव अ राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन एनीथिंग। इसमें हमें नेशन को बीच में नहीं लाना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि इन्वेस्टिंग का नेशन से कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टिंग का एक ही मकसद है साहब, और वो है पैसे बनाना। इट्स ओनली वन एंड ओनली वन मोटिव। ये नेशनलिज्म और फ्लैग वेविंग की कोई जगह नहीं है। अगर बिल एक्मैन ने ये बात कही है हमारे बैंकों के लिए या हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, उन्होंने अपने बैंकों के लिए उससे 100 गुना ज्यादा चीजें बोली है, अगर आप जाके देखें। और फॉर दैट मैटर मेनी यूएस इन्वेस्टर्स, ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ हमारे लिए क्रिटिकल होते हैं, अपने लिए बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये है कि यूएस की जो बैंकिंग सिस्टम है, वहां पर रिलेटिवली स्पीकिंग ज्यादा बैंकों को फ्रीडम मिलता है इन एक्सपेरिमेंटिंग एंड डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स एज कंपेयर टू इंडिया। और इस पर मैं 2 मिनट लेना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना कि वो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, हम लोग एक सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक, मतलब कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर चले हैं, जहां पर के स्टेट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी कंपनियों को, पॉलिसीज को, सारी कंट्री को एक शेप देने में। अमेरिका में स्टेट का रोल ओवर टाइम बहुत श्रिंक होकर लार्जली प्राइवेट सेक्टर रोल रह गया है। तो जो यूएस फेडरल रिजर्व है, वो भी, आपको ये जान के शायद आश्चर्य होगा कि वो भी प्योरली पब्लिक, और कहने का मतलब सरकार के अधीन नहीं है। इट इज एक्चुअली अ प्राइवेट एंड अ पब्लिक कंपनी बोथ, द फेडरल रिजर्व, एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1913 में। तो ये एक मिक्स्ड हाइब्रिड है फेडरल रिजर्व, जो काफी बैंकों को, वहां के बैंकों को आजादी देता है कि आप नए प्रोडक्ट्स करो, ये करो, वो करो। उनका बिलीफ ये है कि अगर आप फ्रीडम देंगे तो बाय एंड लार्ज ग्रोथ होगा इकोनॉमी में। अब इसके ऊपर हम अलग चर्चा कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं। इंडिया में क्या है, कैपिटल की स्केर्सिटी है हमेशा से। हम एक बहुत गरीब देश थे, आज भी गरीब देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वी शुड फेस द फैक्ट फॉर व्हाट इट इज। $2000 पर कैपिटा जीडीपी पुट्स अस इन द बॉटम 10% ऑफ द ग्लोबल कंट्रीज। अमेरिका $60,000 की कंट्री है, हमसे 30 गुना ज्यादा अमीर है। तो उनके पॉलिसी ऑफ थिंकिंग अलग होगी, देयरफॉर ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, हमारे में कम है। तो आरबीआई एक ट्रेडिशनली कंजर्वेटिव सेंट्रल बैंक रहा है, जो कि हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन को सूट करता है। कंजर्वेटिज्म, हमारे यहाँ अगर लार्ज स्केल बैंक फेलियर हो जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं है साहब इतने बेल आउट करने के लिए। हमारे पास यूएस जैसे बैलेंस शीट नहीं है। बड़े लोग बड़ा जुआ खेल सकते हैं, छोटे लोग जुआ तो क्या, दो वक्त की रोटी नहीं खा सकते। हम वहां पर है। और अमेरिका है, इट्स अ लार्ज वास्टली प्रॉस्पेरस कंट्री। दे कैन टेक रिस्क एंड दे बिलीव दैट इफ द रिस्क डज नॉट वर्क आउट, दे कैन रिजॉल्व द रिस्क थ्रू एडिशनल मनी। अब इसके ऊपर राइट है, रॉन्ग है, लाइक आई सेड, इट्स अ डिफरेंट डिस्कशन। बट ये एक जो फलसफा है दोनों देशों का बहुत अलग है, क्योंकि एक देश के पास बहुत पैसा है, एक देश के पास पैसा कम है। नहीं, बहुत अच्छी तरह आपने बहुत बैलेंस व्यू में समझाया कि शायद ये कंपैरिजन भी, अप्रोच का कंपैरिजन हो सकता है, बट अभी क्या बेसिस सेम है, हमारी कंडीशंस, हमारा थॉट प्रोसेस एज अ कंट्री, तो कंपैरिजन शायद ये उचित नहीं है। मैं बिल्कुल उस समय नेशनलिस्टिक नहीं हो रहा था शंकर, बट मैं ये जानना चाहूंगा कि इस समय हम जो बात कर रहे हैं, नहीं अजय, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। मैं जनरल ट्विटर पे देखता हूँ, तो ट्विटर पे माहौल देखता हूँ कि कोई भी कुछ बोले इंडिया के बारे में, तो लगता है कि भाई साहब ये दुनिया है, आप एक वर्ल्ड के मार्केट प्लेस हो, लोगों का हक है आपके बारे में ओपिनियन देने का, आप उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते। आप अपने घर को फिक्स करो अगर प्रॉब्लम वो कहते हैं, और अगर आपको लगता है कि वो गलत कह रहे हैं तो आप इग्नोर करिए साहब। इसमें लड़ाई करने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट ये बात सही है कि इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में हमको डेटा सेंट्रिक ज़्यादा होना चाहिए रादर देन इमोशन सेंट्रिक, और क्रिटिकल भी होना चाहिए। क्रिटिकल एनालिसिस, हमने अपनी कंट्री ने कितनी सारी चीज़ें फिक्स की हैं अगर आप देखें कुछ सालों में, तो अगर एनालाइज ही नहीं करेंगे तो फिक्स कहाँ से करेंगे। आपकी अप्रोच एकदम सही है। मैं ये जानना चाह रहा था कि हम ये भी बात कर रहे हैं इस समय शंकर, जब बहुत इंपॉर्टेंट फेड मीट
बाकी सारी फेड मीट से बहुत कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, आने वाला है। उसके बाद अप्रैल में ही हमारी खुद की भी सेंट्रल बैंक मीट है। क्या ये चेंज इन्वायरमेंट, बदला हुआ माहौल ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का अब हाथ रोकेगा फेड की तरफ, या हमारे भी रेट्स के अब पीक आउट के करीब है, ये सोचना उचित होगा? जैसा मैंने कहा अजय के यूएस के अगर फेडरल रिजर्व की हम अगर नीतियों को देखें तो वो पहले उन्होंने काफी लूज छोड़ा था कोविड के बाद सारी पॉलिसीज को। और अगर आप उस पर भी कई मतलब प्रो एंड कॉन है कि अगर टेलर रूल नाम का एक रूल होता है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखिए साहब, यहाँ ट्विटर पे अगर आप देखेंगे, और मैंने कई बार ट्वीट किया, कैसा लगता है कि हिंदुस्तान में ही सारा दुनिया का दिमाग है, बाकी सब जगह बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं। ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, दुनिया बहुत इंटेलिजेंट लोग है। यूएस फेडरल रिजर्व में इतना डेटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज है, शायद हम वहां पहुंच भी नहीं सकते अगले 10-20 सालों में। If you look at the minutes of their meetings and the level of debate of each of the Feds, you say like an economics lesson. तो ये कह देना कि नहीं जी वहां बेवकूफ है और हिंदुस्तान में सारे अकलमंद है, मैं नहीं मानता। हिंदुस्तान में भी बेवकूफ है, हिंदुस्तान में भी अकलमंद है, और वहां भी मोटा मोटा वैसे ही एक प्रोपोर्शन है। तो यूएस फेडरल रिजर्व ने बहुत लूजन किया पर्स स्ट्रिंग्स को आफ्टर कोविड, बिकॉज टेलर रूल को फॉलो किया कि अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का ये आउटलुक है तो आपको इतना रिफ्लेशन करना पड़ेगा बाय वे ऑफ मॉनेटरी इंजेक्शन। दीज आर वेरी 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 लेट्स से टाइम टेस्टेड फॉर्मूले टू रिफ्लेट एन इकोनॉमी, एंड टेलर रूल इज वन सच रूल। उन्होंने उसको यूज करके किया है। अब आप आर्ग्यू करें कि बहुत ज्यादा कर दिया, ठीक है साहब, ये सब आर्ग्यूमेंट्स में कोई विनर और लूजर नहीं होता है। सिचुएशन जो कोविड के बाद थी आपको भी मालूम है, वर्ल्ड वाज कोलैप्सिंग। अगर यूएस नहीं संभालता तो शायद हम भी जहां से हम पहुंचे थे, हम वहां से नहीं उभर के आ सकते। सो now with that perspective, Fed then loosened. Now it has had to tighten because inflation has come back after the Ukraine war. Now they are between a rock and a hard place. अब दिक्कत है साहब कि एक तरफ बैंकिंग क्राइसिस है, ब्रूइंग बैंकिंग क्राइसिस है, और दूसरी तरफ है कि भाई अगर आप रेट्स को अगर आप कट करेंगे तो इन्फ्लेशन का जो कंट्रोल चल रहा था उस पर क्या होगा। तो दुनिया में बहुत सारे रोल्स होते हैं जो मैं करना चाहता हूँ, राइट, लेकिन एक रोल मैं फिलहाल नहीं करना चाहता हूँ, इज टू बी द गवर्नर ऑफ द यूएस फेडरल द यूएस फेड, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट चॉइसेस उनके सामने है आज की डेट में। देखते हैं वो क्या कहते हैं आगे जाके। बहुत बढ़िया। ये जो आपने बोला ना कि बहुत सारे रोल्स हैं जो मैं प्ले करना चाहता हूँ, ये भी अपने आप में एक शो बन सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, किसी दिन करेंगे हम। ये बताइए कि अभी क्या सेंस आ रहा है स्क्रीन को देख के, डेटा को देख के, माहौल को देख के, क्या इंडियन मार्केट्स में बॉटम बन चुका है, या हम उसके करीब हैं, या अभी डाउनसाइड ओपन है? नहीं, मैं जैसा मैंने कहा, ये अनप्लेएबल पिच नहीं है। मैं ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं रॉन्ग हो सकता हूं, मैं भी इंसान हूं, लेकिन ये मेरे 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 तजुर्बे में, मेरे अनुभव में, ये अनप्लेएबल पिच नहीं। अनप्लेएबल पिच मैंने देखे, मैंने कई अनप्लेएबल पिचेस देखे। जैसा मैंने कहा, सन 2000 की जो मंदी थी वो अनप्लेएबल था, कुछ भी ले लेते, 50-70% की क्षति पर पहुंच गई थी। 2008 की मंदी वैसी ही थी। ये उसके आसपास भी नहीं है। डिफिकल्ट पिच है बट नॉट अनप्लेएबल पिच है। देयरफॉर अगर आज भी आप देखें तो कई शेयर, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एबीबी देख ले, आप सीमेंट्स देख ले, आप इंगरसॉल देख ले, आप कमेंट्स देख ले, सारे लाइफ टाइम हाइस पे है। आप देखें, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीजें घट गई हैं। तो आपको थोड़ा ज्यादा परखना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे अच्छा लगता है मेहनत करना, मुझे हराम की कमाई पसंद नहीं है साहब। मुझे लगता है कि मैंने अगर मेहनत करके एक पोर्टफोलियो बनाया डिफिकल्ट टाइम में, तो वो बच्चे जिनकी परवरिश मैंने की इस टाइम में, वो बच्चे मुझे बहुत पैसे देके जाएंगे 12 महीने के अंदर अंदर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लास्ट ईयर सेम टाइम मार्च में मैंने एक मिनी पोर्टफोलियो बनाया था उस मंदी में। मार्च से जून की जो मंदी थी उसमें रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट होने के बाद, वो पोर्टफोलियो मुझे नेक्स्ट 12 महीने, मतलब आज तक ऑन दी एवरेज 75-80% रिटर्न देके गई है। करीब 15-20 स्टॉक का पोर्टफोलियो मैंने बनाया। क्या बात है। हाँ, कुछ कुछ एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं आप, जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ अच्छे आइडियाज निकलेंगे अगले कुछ महीनों में? वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस, लेकिन मैं आपको मतलब कि दाल खिला नहीं सकता हूँ, दाल बनाने की तरकीब बता सकता हूँ, तरीके बता सकता हूँ। तो तरीका यही है, हाँ, तरीका यही है साहब, के
जैसा एक कोच होता है, कोच कोई पिच पे जाके नहीं खेलता आपके लिए, आपको बताता है कि ऐसे खेलना बेटा, जब बॉल ऐसे आएगा तो आप इस तरह से बैटिंग करना। तो मैं अगर वो रोल उस भूमिका को अदा करता हूं, तो मैं इतना कहना चाहूंगा, लास्ट ईयर भी मैंने वही मापदंड रखे थे, इस बार भी वही रख रहा हूं। जो कंपनियों के नतीजे अच्छे आए हों, जो कंपनियों के स्टॉक प्राइस रेजिलियंट हो, घट नहीं रहे हो, उन उसमें एक 2-2, 4-4, 5-5%, 100-100 रुपए को आप डिवाइड कर दे, तो 15 से 20 से 25 स्टॉक आपके बनेंगे। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगले साल सेम टाइम अगर आपने मुझे बुलाया, तो वो पोर्टफोलियो जो आज मेहनत करके आप बनाएंगे, उस पोर्टफोलियो का रिटर्न फार अहेड ऑफ मार्केट, फार अहेड ऑफ मार्केट। मैंने जो आपको बोला, ये जो मिनी पोर्टफोलियो का मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके रिटर्न अगर देखें तो तब से तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप या इवन निफ्टी वगैरह में कोई खास रिटर्न नहीं हुआ है। मेरे ख्याल ±5% होगा। लेकिन ये एक मिनी पोर्टफोलियो 3 महीने के अंदर बना, और वो आप 50 से 70-80% रिटर्न देके जा रहे हैं। और आपको क्या चाहिए साहब? बाकी टाइम हम जाके शो शानदार। देखते हैं। वो तो आपके मुझे बॉम्बे पता के ही है, अक्टूबर आप शोज़ देखते हैं, लाइव शोज़ देखते हैं बढ़िया रेस्टोरेंट्स में, और ट्रैवल करते हैं दुनिया भर में। ये बताइए कि देखिए, लाइफ में और मार्केट में पूरा वर्क लाइफ बैलेंस तो करना पड़ता है, वरना एक तरफ टिल्ट हो जाएंगे तो कैसे परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन शंकर, आप मिड कैप स्मॉल कैप पे अभी भी बुलिश है इंडिया में, या आपको लगता है वहाँ पे मतलब फ्रॉथ क्लीन हो गई है, वो स्लेट क्लियर है मिड कैप स्मॉल कैप में डीप डाइव के लिए, वो फॉर्मूला जो आपने बताया वो बहुत लेके? बहुत 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 बुलिश हूं साहब। नॉट माइनरली बुलिश, बट एक्सट्रीमली बुलिश। और मैं इस तरह के मार्केट को वेलकम करता हूं, बिकॉज ये आपको एक चेतना भी देती है, एक प्रेरणा भी देती है कि मार्केट जब टफ होता है, तब आपके अंदर का जो दबा हुआ इन्वेस्टर है, एनालिस्ट है, वो बाहर आता है। बाकी टाइम तो भाषण देके ही काम हो जाता है साहब। अभी है कि आपको एक टेस्ट करेगा मार्केट, टेस्ट कर रहा है मार्केट। और मैं ऐसे ऐसे मौकों को, जैसे कोई भी अच्छा प्लेयर होता है, वो हमेशा चाहता है कि पिच जो डिफिकल्ट हो मुझे वो दो, मुझे आसान पिच मत दो, मुझे अच्छी ऑपोजिशन दो, तब मैं खेल के दिखाऊं, तब वहां के 50 रन दूसरे दूसरे पिचों पे 200 रन के बराबर है। तो ये वो पिच है साहब, और मैं वेलकम करता हूं। और मैं हमेशा इन्वेस्टर्स को ये कहता हूं कि आप मार्केट से डरे ना, मार्केट को इंब्रेस करें, मार्केट को हक करें, मार्केट से लड़ाई ना, मार्केट से दोस्ती करें। मार्केट आपका दोस्त है, कई बार आपको सीख दे रहा है, तो आप उसको सीख को नहीं लोगे, मार्केट से आप लड़ोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है साहब। मार्केट जीतेगा हमेशा, आप मार्केट के साथ चलो। मार्केट अभी कह रहा है अच्छे टाइम, अच्छे ये इस टाइम में आपको अच्छे शेयर आपको अच्छे भाव पे मिल रहे हैं। 20-25 स्टॉक का पोर्टफोलियो थोड़ा जांच पड़ताल कर, और उसके बाद आराम करें, जैसे कि मैं अगर आप इकोनॉमी को भी बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं, अभी अनसीजनल रेन्स हो गई यहाँ देश भर में, लोग बोल रहे हैं कि एक संदेह उठ गया है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बैटलिंग में दिक्कत होगी। ग्लोबल ग्रोथ की बात आ रही है, जो गिरती हुई यील्ड्स शायद ये बता रही हैं कि आगे आने वाला थोड़ा रिसेशन है। ये स्लो ग्रोथ इन्वायरमेंट में स्टॉक पिकिंग कैसे चलती है आपके हिसाब से, या इतनी बड़ी चिंता नहीं है, इकोनॉमी वापस रिबाउंड कर जाएगी आगे चल के? चिंता है, चिंता है। और चिंतित रहना इन्वेस्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। जैसा मैंने एक और ट्वीट किया था कि एक बहुत बड़ा फर्क मैं देखता हूँ इंडियन एनालिस्ट फंड मैनेजर कम्युनिटी और लेट्स से डेवलप्ड मार्केट यूएस में, कि वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग को इंकरेज किया जाता है। लोग कहते हैं कि बताओ हमें कि रॉन्ग क्या हो सकता है इकोनॉमी में, कंपनियों में। देयर इज अ इंटरप्ले ऑफ गुड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट्री। यहां पर आपने अगर एनालिसिस करके कह दिया कि स्लो डाउन लगता है, तो पूरी कहर आपके ऊपर आ जाएगी, जैसा कि आपने कोई मतलब देश विरोधी बात कर दी हो। ये हमारी एक इमेच्योरिटी है एज अ कैपिटल मार्केट। जब तक कि आप फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस नहीं करेंगे, अलाउ फ्रीली फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, यू विल नॉट गेट गुड आउटकम्स। सो मेरा ये मानना है कि इन्फ्लेशन एक चैलेंज अभी भी है, रियर व्यू में नहीं है, क्योंकि अभी जैसे गर्मियों की बात हो रही है, सीजनल रेन की बात हो रही है, इंडिया में वेदर गॉड्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है इन्फ्लेशन को डिटरमिन करने में। अभी ये मार्च अप्रैल का जो पीरियड बड़ा क्रिटिकल पीरियड होता है, वो सब चीजों को देखना। और दूसरी बात ये है कि इकोनॉमी जहां तक रही बात, मेरा ये मानना है कि जो गवर्नमेंट की एस्टिमेट्स है, आरबीआई की एस्टिमेट्स है, एंड अगेन आई कुड बी रॉन्ग, कि वो जो 5.5% या 6% का जो अनुमान है, मुझे लगता है कि ओवर ऑप्टिमिस्टिक है। मेरा ये मानना है कि 23-24 में ग्रोथ में नॉट बी मोर देन 4%। और इसके पीछे अगर आप देखें तो एक स्टेबल क्वार्टर ओवर स्टेबल क्वार्टर, जो दिसंबर क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स आए थे,
वो 4-4.5% आए थे इंडिया के, और पिछला जो 2021 का दिसंबर था वो भी एक स्टेबल था। बाकी सारे पीरियड्स के कंपैरिजंस आर नॉट करेक्ट बिकॉज वो कोविड हिट पीरियड्स थे। उसके सामने में बड़ा अच्छा लग रहा था, 7% ग्रोथ था, 10%, 15% ग्रोथ के नंबर्स था, बट वो कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आपको स्टेबल टू स्टेबल देखना है। और देयरफॉर मेरा ये मानना है कि द इकोनॉमी इज हेडिंग फॉर ए स्लो डाउन, विच इज वाई मुझे लार्ज कैप्स पसंद नहीं आते। मुझे लगता है लार्ज कैप्स को 7-8% जीडीपी ग्रोथ का एक माहौल चाहिए, और वो माहौल मुझे नजर नहीं आता बड़ी जल्दी आना, बिकॉज देर आर चैलेंजेस ऑन द ग्लोबल फ्रंट। एंड हम कह दें कि हम ग्लोबल फ्रंट से, ग्लोबल हेडविंड से हम बिल्कुल ही इंसुलेटेड है, जैसा कि लोग कहते रहते हैं हिंदुस्तान में, ट्विटर पे देखता रहता है कि हम कोई अलग प्लेनेट पे हैं। साहब, वी आर अ लार्ज इकोनॉमी, वी विल बी सब्जेक्टेड टू ग्लोबल फोर्सेस। वेदर जब तेजी होगी ग्लोबल, हम भी तेजी में आएंगे, ग्लोबल मंदी होगी हम कम आएंगे, लेकिन मंदी होगी ग्रोथ रेट्स में, नो डाउट अबाउट इट। सो मेरा मानना है इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी सबड्यूड रादर देन एक्सट्रीमली स्ट्रांग इन 23-24। शानदार, बहुत ही बढ़िया बातचीत करते हुए शंकर शर्मा के साथ। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए और ये रिस्क टेबल पर रखने के लिए कि भी चीज़ें पूरी तरह सुधरी नहीं है मैक्रो फ्रंट पे। ग्रोथ सबड्यूड होगी, बहुत लार्ज कैप सेंट्रिक पोर्टफोलियो होगा, तो वो डिपेंडेंस उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज़्यादा होती है। मिड कैप, स्मॉल कैप्स मॉडरेट ग्रोथ इन्वायरमेंट में भी प्रॉस्पर कर सकते हैं, बशर्ते आपने वो नाम अपना होमवर्क सही करके चुने हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमेशा की तरह एकदम बातचीत में और हमारे डिस्कोर्स में जान भर देने के लिए, और एक बैलेंस व्यू हमेशा हमारे साथ शेयर करने के लिए। जी अजय, बहुत मजा आया, थैंक यू। ये थे शंकर शर्मा बातचीत करते हुए। 2-3 बातें बड़ी खास इन्होंने बात बोली हैं जो मैं बताना चाहूँगा आपको, प्रियंका मानसी, कि स्मॉल कैप मिड कैप का केस आज उतना स्ट्रांग है जितना पहले नहीं था, बट हाई क्वालिटी अर्निंग्स ग्रोथ वाली कंपनियों को बाहर निकालिए, उनके मैनेजमेंट आउटलुक को बाहर निकालिए, और वो यूनिवर्स बना के अपना पोर्टफोलियो बनाए। नेक्स्ट 1 से 1.5 साल में 50 से 80% उन्होंने कहा है। मैं उसका एवरेज पकड़ता हूँ, 40-45% पॉसिबल है रिटर्न। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ को ग्रांटेडली डालें, पूरे दुनिया में स्लो डाउन हो रहा है, असर इंडिया में भी पड़ेगा, और इन्फ्लेशन का रिस्क अभी पूरी तरीके से हटा नहीं है, बादल अभी भी हैं। तो थोड़ा सा एक एक बॉल को सेलेक्ट करके खेलिए, हर बॉल पे छक्का मारने की कोशिश ना करिए, जैसा कि वो कह रहे थे। अच्छा, वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। तो मिड कैप, स्मॉल कैप में कई सारे मौके आपको ढूंढने होंगे, स्टॉक स्पेसिफिक मौके ढूंढने होंगे, और एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आप, इनफैक्ट आज से 1-1.5 साल के बाद तो शंकर इस बात की बात भी कर रहे हैं, जो यहाँ से पोर्टफोलियो आप स्टॉक चयन करेंगे जिन बेसिस पर अभी अजय कंक्लूड कर रहे थे, आप देखिए आपके रिटर्न कितने अच्छे होंगे। बिल्कुल, बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन।